नमस्कार साथियों, प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका निरंकार। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम ज्योग्राफी के एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इसके माध्यम से बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन की पहचान आपको करनी है। पहला दिया है वायु के क्षैतिज प्रवाह को पवन कहते हैं। दूसरा कह रहा है जिसमें अभिवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब ध्यान दीजिए, वायु की बात अगर आती है तो वायु क्या है भाई, आप पहले से जानते हो, यानी कि ये क्या है, गैसों का समांगी मिश्रण है ये, ठीक है, विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है। अगर इस वायु का हम कहें ऊर्ध्वाधर प्रवाह हो रहा है तो ऐसे में हम कह सकते हैं इसको वायु तरंग। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि सरफेस से एयर ऊपर की ओर उठ रही है तो ये वायु तरंग है और ऊष्मा का स्थानांतरण जो इसमें होगा वो होगा संवहन के द्वारा। यानी कि संवहन का मतलब होता है कणों के ऊर्ध्वाधर विस्थापन के द्वारा जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तब उसे हम संवहन कहते हैं। इसी प्रकार से अगर वायु का क्षैतिज प्रवाह हो तो इसे हम कहेंगे पवन। यानी कि अगर हम कह सकते हैं ये ऐसे प्रवाह हो रही है क्षैतिज, तो इसमें कुछ नहीं होगा, मेथड कौन सा काम करेगा, अभिवहन। तो संवहन क्या है, वर्टिकल है, और अभिवहन क्या है, हॉरिजेंटल है। तो जब वायु का क्षैतिज रूप से प्रवाह होता है तब उसको हम पवन कहते हैं। तो पहला कथन इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह सही है। वहीं पर दूसरा कह रहा है फेरल के नियम के अनुसार पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामवर्त होती है। अब इसको देखिए ध्यान से दोस्तों, एक होता है कोरियालिस इफेक्ट, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा इसको। कोरियालिस इफेक्ट क्या है, कोरियालिस इफेक्ट यानी प्रभाव। तो आप देखिएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न एक विक्षेपक बल होता है, डिफ्लेक्टिव फोर्स होता है, जिसको हम कहते हैं कोरियालिस प्रभाव। एक्चुअल में क्या है ये, आप इमेजिन करो कि ये पृथ्वी है और मान लो कि हम गोलार्ध पे बीचों बीच में खड़े हैं पृथ्वी के, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आप मान लो ध्रुव की तरफ खड़े हो और आपको एक बॉल दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपको अफ्रीका पे फेंकना है। तो आपने निशाना लगा करके बॉल क्या किया, अफ्रीका पर फेंका, बट पृथ्वी क्या हो रही है, वो तो घूम रही है। आपने अफ्रीका पर फेंका और बॉल जाके गिरी कहाँ पर, साउथ अमेरिका पे। मतलब क्या हो रहा है, बॉल आपने फेंका वो सीधी गई एकदम से, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। जो जहाँ पर आप फेंक रहे हो वही क्या हो रहा है अपने स्थान से हट जा रहा है। तो इस तरह से आप देखो, ठीक है। अब देखो ध्यान से हम ये कह सकते हैं, मान लो ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है। पृथ्वी को इमेजिन करो कि ये क्या हो रही है, ये घूम रही है ऐसे, और घूमने के कारण, घूर्णन के कारण क्या होगा, अब इस सरफेस पर वायु चल रही है इसके ऊपर, तो सतह घूम जा रही है, वायु सीधी जा रही है। क्योंकि आप देखो ध्यान से, मैं आपसे कहूं कि इधर की ओर लो प्रेशर है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि तापमान अधिक है, और ध्रुवों पर हाई प्रेशर है क्योंकि तापमान कम है। तो ऐसे में क्या होगा, वायु की दिशा हमेशा हाई से लो प्रेशर की ओर होती है।
क्यों होती है? क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स काम करता है, वायु दाब प्रवणता बल कार्य करता है, ये आप बात जानते हो। ये ऐसे जाएगी वायु, ध्यान समझते जाइएगा। ये किसके कारण? PGF के कारण। बट अब इमेजिन करो कि वायु ऐसे आ रही है, यहां से आपने बॉल को फेंका अफ्रीका पे, बट क्या होगा? सरफेस घूम जाएगा, तो ये वायु जो चली थी वो दिखाई देगी कि वो यहां चली गई। ध्यान से समझो इसको। तो ये वायु डिफ्लेक्ट नहीं हुई है, वायु नहीं मुड़ी है, वायु तो सीधे जा रही थी, वो जहां पर जा रही थी वही स्थान वहां से खिसक गया। इसी को कहते हैं कोरियालिस इफेक्ट। बात समझ में आई? अब ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, वैसे वैसे जो कोरियालिस का इफेक्ट है वो बढ़ता चला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में कोरियालिस प्रभाव जो होता है, कोरियालिस इफेक्ट जो होता है वो शून्य होता है। और मैक्सिमम कहां पर होता है? तो हम कह सकते हैं ध्रुवों पर मैक्सिमम कोरियालिस इफेक्ट होता है। और यही कारण है कि जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे वायु का टर्न जो है वो ज़्यादा होता चला जाएगा। अगर इसी आधार पर हम इसको समझें, मान लो ये पृथ्वी है, समझो बहुत ध्यान से, और ये विषुवत रेखा है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ 90 डिग्री है, ये मान लो 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप मोटे तौर पे जानते होंगे कि जो भूमंडलीय पवन चलती है वो कैसे चलती है। यह हाई प्रेशर है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब है, ये विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब है, ये उपध्रुवीय निम्न वायु दाब है और ये ध्रुवीय उच्च वायु दाब है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे में क्या होगा दोस्तों, ये वायु जो है ये ऐसे चलेगी और ये कुछ कम मुड़ेगी, लगभग 30 से 45 डिग्री एंगल पर ये मूव करेगी। वहीं पर ये थोड़ा ज़्यादा मुड़ जाएगी, लगभग 60 डिग्री के आसपास मुड़ेगी पछुआ पवन। और जो यहाँ से यहाँ की ओर आएगी वो लगभग क्या होने लगती है? ये लगभग पैरेलल होने लगती है अक्षांश रेखा के, क्योंकि कोरियालिस इफेक्ट बढ़ता चला जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर चूंकि कोरियालिस प्रभाव बढ़ता जाता है, इसके कारण वायु जो है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करती चली जाती है। और ध्रुवीय पवन को अगर देखेंगे तो लगभग अक्षांश रेखा के क्या हो जाती है, ये लगभग ये समानांतर चलने लगती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसी के आधार पर हम ये कहेंगे, देखो ध्यान से, इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवन है वो अपनी दाईं ओर डिफ्लेक्ट करती है। किधर की ओर? दाईं ओर। और ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? ये बाईं ओर है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि देखो ये क्लॉकवाइज है कि नहीं, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ये दक्षिणावर्त है और ये वामावर्त है। अगर हम सभी पवन को दिखाना चाहें तो हम सभी पवन को दिखा सकते हैं। देखो ये देखो क्लॉकवाइज चल रही है, ये व्यापारिक पवन देखो क्लॉकवाइज है कि नहीं है, ये देखो क्लॉकवाइज है। यहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। यही देखो व्यापारिक पवन एंटी क्लॉकवाइज, पछुआ पवन भी एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, और ध्रुवीय पवन भी एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से चलेगी। तो इस जो ये कोरियालिस प्रभाव के कारण वायु की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है, इस पूरे नियम को कहते हैं फेरल का नियम। तो आप कह सकते हो कि यह जो कथन है वह भी क्या है? सही है। और तीसरा है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कोरियालिस प्रभाव में वृद्धि होती है, इसलिए ध्रुवीय पवनें लगभग अक्षांश के समानांतर हो जाती हैं। यह हम बता चुके हैं, यह भी कथन क्या है? सत्य है। इसके बाद आप देखेंगे चक्रवात में पवन की दिशा केंद्र से बाहर की ओर तथा प्रति चक्रवात में केंद्र की ओर होती है। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये पवन की दिशा का हम क्वेश्चन लिए हैं, चक्रवात अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, मान लो कि ये चक्रवात है, अभी चक्रवात नहीं समझ पाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो चक्रवात है, तो चक्रवात का मतलब क्या होता है कि इसके केंद्र में लो प्रेशर होगा। यहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर। और जैसे जैसे हम बाहर की ओर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, या एयर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसमें वायु की दिशा जो होगी वो केंद्र की ओर होगी,
यानी कि ऐसे वायु केंद्र की ओर आएगी, ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे वायु की ओर आ रही है। इसमें कौन सा बल कार्य कर रहा है? तो हम कहेंगे इसमें बल कार्य कर रहा है अभिकेंद्रीय बल। तो आप ये भी कह सकते हैं कि चक्रवात में अभिकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय त्वरण वायु की दिशा को तय कर रहा है, किधर की ओर? तो आप कहेंगे केंद्र की ओर। तो यह है चक्रवात। और प्रतिचक्रवात में क्या होता है दोस्तों? देखो, प्रतिचक्रवात का मतलब होता है जिसमें केंद्र में हाई प्रेशर होता है और बाहर की ओर जब आओगे तो एयर प्रेशर क्या होगा? घटेगा। तो ऐसे में वायु की दिशा जो होगी, ध्यान दीजिएगा, वायु की दिशा जो होगी वो केंद्र से बाहर की ओर होगी, केंद्र से बाहर की ओर होगी। तो इसमें क्या है? अपकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है, यानी कि अपकेंद्रीय त्वरण कह सकते हो इसको, अपकेंद्रीय त्वरण कार्य कर रहा है। तो इसमें देखिए चक्रवात में केंद्र की ओर और प्रतिचक्रवात में बाहर की ओर है, बट कथन में क्या दिया हुआ है? चक्रवात में केंद्र से बाहर की ओर दिया है और प्रतिचक्रवात में केंद्र से बाहर की ओर होता है, केंद्र की ओर होता है। इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर के 3 कथन सत्य हैं और नीचे का जो एक कथन चौथा है ये क्या है? असत्य है। और असत्य कथन को पहचानना है, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी, केवल 4।